हाँ जी, तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में मैंने आपको कैश फ्लो, सॉरी कैश फ्लो नहीं, कैश बुक से रिलेटेड टॉपिक सिखाया था। पूरा कैश बुक कैसे बनती है, क्या होता है, तो काफ़ी चीज़ें हमने सीख ली थी। हमने सिंगल कॉलम कैश बुक भी सीख ली। उसके बाद हमने डबल कॉलम कैश बुक भी सीख ली। कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है, डबल कॉलम में किस तरीके से एंट्री करते हैं, कैश के कॉलम में कब जाएगा, बैंक के कॉलम में कब जाएगा, ये सब हमने सीख लिया था लास्ट क्लास। प्लस हमने और इम्पोर्टेंट चीज, जैसे अभी आप देख ही रहे हो स्क्रीन पे, कि अगर ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस लिखा हुआ है तो हम किस तरीके से उसका ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे बैंक का, ये भी हमने सीख लिया था कि एक क्रेडिट साइड में आएगा फिर इंस्टेड ऑफ डेबिट साइड। तो फिर ऐसा होगा कि दो दो बैलेंस बीडी दिख रहे होंगे, एक डेबिट में एक क्रेडिट में, कैश का डेबिट में और बैंक का क्रेडिट में। ठीक है। एंड ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा, जब भी आप इसको क्लोज करोगे, बैलेंसिंग फिगर निकालोगे बेटा, तो एक एक करके एक एक अकाउंट को क्लोज करो। पहले कैश अकाउंट को क्लोज करो, उसका बैलेंस निकालो। ठीक है, तो पहले उसका टोटल लिखा दोनों साइडों में, फिर बैलेंस लिखा, फिर बैलेंस बीडी लिखा, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट पे आओ। एक एक करके करना, दोनों एक साथ करोगे तो 99% गड़बड़ हो जाती है। बैंक की वैल्यू कैश में लिख दी, कैश की बैंक में लिख दी, गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए लेट्स फॉलो अ, जस्ट अ सेकंड गाइस, सो लेट्स फॉलो अ प्रॉपर प्रोसीजर। हाँ जी। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, तो एक तो हो गया आपका कि बैंक ओवरड्राफ्ट को किस तरीके से दिखाना है, प्लस उसके बाद कैसे हमें कैश और बैंक के अकाउंट्स को क्लोज करना है। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसके अलावा हमने और क्या डिस्कस किया, कॉन्ट्रा एंट्री डिस्कस करी कि कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है, जहाँ पे कैश और बैंक दोनों इंवॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है उसके दोनों इफेक्ट आपकी कैश बुक में आते हैं, और जो लेजर फोलियो वाला कॉलम है उसमें सी लिख देते हैं, क्योंकि और किसी पेज पे और कहीं तो जाने नहीं वाली है एंट्री, और कहीं पोस्ट नहीं होने वाली। कैश और बैंक की थी, दोनों इसी में आ गई, तो हम वहाँ सी लिखते हैं। क्लियर हो गया, विच रिप्रेजेंट दैट इज द कॉन्ट्रा एंट्री। मैंने यहाँ तक आपको कराया था, इसके आगे कुछ और भी स्पेसिफिक चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, जितना मैंने कराया इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड बेटा। और अगर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, तो यू कैन गिव मी अ थम्स अप। क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, तो अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है, ठीक है, मैं पूरे पूरे आंसर्स डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड तो यू कैन रेज योर हैंड, वैसे पूछ सकते हो। ठीक है। हाँ जी, तो निशाद पहले आपका डाउट ले लेते हैं बेटा। सर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें उसमें हमारा अप्रैल 17 की जो एंट्री है। एक मिनट, पहले पेज नंबर बताओ बेटा। नहीं सर, 10.38 पेज नंबर 1.38, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में कौन सी एंट्री बेटा? सर अप्रैल 14 की जो एंट्री है उसको अगर मैं उसकी जर्नल एंट्री बनाऊंगी तो क्या होगा? लिखा है पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन। ऑफिस फैन के लिए हमने पेमेंट करी है गांगुली ब्रदर्स को। क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो गांगुली ब्रदर्स का कोई रेलिवेंस नहीं रहेगा, तो यहाँ तो सीधा क्या आ जाएगा, ऑफिस फैन टू कैश। क्लियर है? तो तो सर हम, ऑफिस हाँ फैन, इसको भी हम इसका एक अकाउंट बनाएंगे? हाँ, या इसको हम वो भी डाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, फर्नीचर में सर भी करके डाल ऑफिस सकते हैं। एक्सपेंस में नहीं कर वैसे सकते? नहीं, ऑफिस ऑफिस एक्सपेंस नहीं, एसेट है बेटा ये, नॉट फर्नीचर। इसको ये इसका वैसे कैटेगरी आता है ऑफिस इक्विपमेंट। तो ये जितने भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं ना, एसी, फ्रिज, टीवी, ये सारे ऑफिस इक्विपमेंट करके कैटेगरी बोलते हैं। ठीक है, तो ओके सर। जैसे टेबल चेयर ये सब फर्नीचर में आ जाता है, ये नॉर्मली ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से हम बोलते हैं। तो ये दिस इज एन एसेट, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस ना, ये तो एसेट है, पंखा है। ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग बाय मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट अभी, अदरवाइज वैसे नॉर्मली तो पंखा बहुत छोटी सी वैल्यू का होगा एज कम्पेयर टू एंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स। हो सकता है हम रियल लाइफ में इसको वहां ना दिखाएं, पर अभी तो यहाँ देखोगे तो यहाँ तो अमाउंट ज्यादा नहीं है, तो हम तो अभी इसको काम क्या मान के चलेंगे, एसेट मान के चलेंगे। ठीक है। ओके तो सर। आप अपनी कैश बुक में किस नाम से दिखाओगे इसको, पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय, क्या हो गया आपका, ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, या बाय, अगर आपने फैन भी लिखा है तो चलेगा। चलो शगुन, क्या डाउट है बताओ बेटा। सर इसी क्वेश्चन में है सर, अप्रैल 30 वाली ट्रांजेक्शन हाँ, की ये तो मैंने एंट्री अभी कैसे सिखाया होगी सर? नहीं है, हाँ सॉरी, ये मैंने अगर आपको क्वेश्चन दिया था, लेकिन मैंने अभी आपको ये तो सिखाया नहीं है, तो ये मेरे को आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो इसको फिलहाल अभी छोड़ के चलो। मैं अभी, किसी ने क्वेश्चन किया होगा या आप लोगों ने मेरे को भेजे हैं, उनमें से किसी ने किया होगा ना, इस एंट्री को छोड़ करके बाकी किया हुआ है, किसी ने अगर मेरे को भेजा है,
तो मैं उसका आंसर लेकर के वहीं से आगे आपको करके दिखा दूंगा कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो फॉर द टाइमिंग फिलहाल इसको छोड़ के चलो, मैंने अभी नहीं सिखाया है, इस पे आएंगे अभी। इसके अलावा और किसी को कोई डाउट बेटा? बाकी कोई डाउट नहीं है तो वी कैन मूव अहेड। नो चलो ठीक है बेटा, चलो तो फिर छोटी छोटी चीजें पहले जल्दी जल्दी सीख करके खत्म करते हैं। मैं ना ये एक बार हटा रहा हूँ बेटा यहाँ से, ये जितनी भी हमने ट्रांजेक्शन लिखी हुई है ना, ताकि हम जिस ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं सिर्फ उसी पे फोकस करें। ठीक है, तो मैं ये सब हटा रहा हूँ यहाँ से जो लिखा हुआ है, और एक एक करके मैं आपको कुछ 4-5 ट्रांजेक्शन्स कराने वाला हूँ जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अलग सी होती हैं, जिनमें थोड़े बच्चे गलती करते हैं। ठीक है कुछ नहीं, उनमें भी कॉन्सेप्ट सेम है बट गलतियां उसमें होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उनको अलग से दोबारा से करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, एंड लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, ओवरड्राफ्ट हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल जिसमें हम बैंक का भी डेबिट बैलेंस ही ले लेते हैं। हाँ जी, चलो तो कैश बुक आपको दे रखी है, मान लो आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं 40,000 कैश का है और 80,000 बैंक का है। ठीक है, कौन आज मेरे साथ पार्टिसिपेट करेगा? जल्दी से हैंड रेस करो भाई, बताओ। ओके, सो पहले मुझे ईशा का हैंड रेस दिखा, सॉरी। हाँ, तो मैं अभी पहले ईशा को दे रहा हूँ फिर। हाँ ईशा, हाँ ईशा बताओ बेटा। यस सर। तो डिस्कस करते हैं, मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शन बताऊंगा, आप मुझे बताना उसकी क्या एंट्री होगी, किस तरीके से एंट्री, इन द सेंस जनरल एंट्री नहीं चाहिए मुझे, आप मुझे बताना कैश बुक में कैसे आएगा। ठीक है, सॉरी। ओके सर। मान लेते हैं 2 ट्रांजेक्शन्स आपको बता रहा हूँ, तो आप मुझे दोनों का ही बताना किस तरीके से हम उसकी एंट्री करेंगे। तो पहली एंट्री है या पहली ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रथम। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रथम, अपना नाम सुन के जल्दी से अटेंटिव हो जाता है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रथम 20,000, ये हमें मिला है चेक, मान लेते हैं 2 तारीख को। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रथम ₹20,000, और फिर 3 तारीख को एंट्री है, डिपॉजिटेड द चेक रिसीव फ्रॉम प्रथम इनटू द बैंक। समझ आया? तो 2 तारीख को हमें एक चेक मिला प्रथम से 20,000 रुपए का, और 3 तारीख को हमने उसको जमा कर दिया बैंक में। तो मुझे ये बताओ, दो तारीख को हम क्या एंट्री करें और 3 तारीख को अपनी क्या एंट्री करें अगर हम कैश बुक बनाएं? सर 2 तारीख को टू चेक इन हैंड अकाउंट कहाँ लिखूं बेटा? डेबिट साइड में। टू चेक इन हैंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, आपने पूरा पूरा लिखना है बेटा, शॉर्ट नहीं करना। ठीक है, हाँ जी, 2 तारीख को आपने बोला टू चेक इन हैंड, इसमें कौन से कॉलम में? बैंक बैंक में। और 3 तारीख को टू प्रथम कहाँ पे लिखूं? यहीं पर डेबिट साइड पे। हाँ बेटा, क्या आएगा बताओ? बैंक में 20,000। बैंक में 20,000। हाँ जी, ध्यान से देखो, सही है क्या ये? तेरे पास कितने पैसे है ईशा? 20,000। और तूने बैंक में कितने डाले हैं देख? 40,000। फिर तो तेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये गलत है तुझे खुद ही ऐसे करी, मैंने कहा देखो बताओ ठीक है कि ऐसे? नहीं नहीं नहीं, ठीक तो नहीं है। देखो भाई, मैं तरीका बता रहा हूँ ईशा, कभी भी कंफ्यूजन हो रही हो कि एंट्री कैसे आएगी, अगर आप डायरेक्टली यहाँ नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा तरीका क्या है, जर्नल एंट्री सोच लो और उसकी पोस्टिंग सोच लो। तो पहले की जर्नल एंट्री क्या होगी बताओ सोच के? प्रथम डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। पहले की ये होगी। क्या एंट्री करी तूने? प्रथम डेबिट टू चेक इन हैंड, कैसे, क्या सोच करके एंट्री करी जरा बता। सोच सोच, कोई बात नहीं, पर क्या सोच के करी ये तो बता, तुक्का मार दिया कि बस ये 2 अकाउंट तो समझ में आ रहे हैं? नहीं हाँ? नहीं नहीं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू प्रथम। तभी मैं पूछ रहा हूँ ना, सोच के बता क्या हाँ क्या। देख तुक्का हाँ। मारा था ना पहले तूने, दिमाग नहीं लगाया था ना, सच्ची बताइयो। नहीं लगाया था ना, ये तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना यार। देखो अनफॉर्चुनेटली बिना दिमाग लगाए काम हो नहीं पाएगा। हाँ, तरीके आसान कर सकता हूँ मैं आपके लिए, लेकिन ये नहीं कर सकता कि बिना दिमाग लगाए यार ऐसी कोई और बता दो यार, मैं नहीं कर रहा, मेरे को आलस आ रहा है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा।
और कैसे इसमें दिमाग लगेगा, सिंपल सा है। कभी भी अब देखो ऐसा ही ईशा जैसे अभी आपके साथ हुआ ना कहीं ब्लैंक हो गए थे, इफ आई कैन अंडरस्टैंड, है ना, कि एकदम समझ नहीं आ रहा है, मैं मतलब कहाँ से शुरू करूँ, दिमाग नहीं चल रहा। तो गाइज ऐसे केस में मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। अगर आप इस चीज में ब्लैंक हो गए हो कि कैश बुक में रिसिप्ट साइड पे आना चाहिए या पेमेंट साइड पे आना चाहिए और कौन सी एंट्री आनी चाहिए कौन सी नहीं आनी चाहिए, अगर कभी भी इस चीज में पहली बात तो आप फंस गए हो, तो पहला स्टेप तो ये होता है ये चेक करने के लिए कि कैश बुक में आएगा या नहीं आएगा। ये देखो ना कैश या बैंक इन्वॉल्व हुआ या नहीं हुआ, क्या पहली ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हुआ, आंसर इज नो। अभी आपको चेक मिला है, आपने जब तक बैंक में जमा नहीं किया आप बैंक को तो बढ़ाते नहीं हो, कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं है इस ट्रांजेक्शन में, और बैंक तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक जमा नहीं होगा। तो इसका मतलब पहली ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, तो क्या होगा ईशा, कहाँ जाएगा ये? नोट, ना नहीं जर्नल प्रॉपर। ना, जर्नल प्रॉपर में जाएगा। आप पहले सोचो सारी जगह, कैश बुक में नहीं आया तो फिर और किसी में जा सकता है, गुड्स इन्वॉल्व ही नहीं है तो किसी भी और बुक में नहीं आएगा, तो फिर किस में जाएगा, जर्नल प्रॉपर। समझ आई बात? तो यानी पहली एंट्री तो आपकी आनी चाहिए थी जर्नल प्रॉपर। और अगर इस तरीके से भी नहीं सोच पाते आप, जैसे मैंने अभी तरीका बताया कि कैश या बैंक इन्वॉल्व हुआ या नहीं हुआ, तो फिर जनरल एंट्री सोच लो ना। जनरल एंट्री क्या बनती, अब तुम वहां भी फंस गए थे क्योंकि जनरल एंट्री करे हुए अरसा हो गया ना, भूल गए सर वो क्या, तब तो अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली थी हमने, अब तो ना वो भूल से गए हम। तो भाई बेसिक पे जाओ, बेसिक पे कभी भी ऐसा, और ऐसा सिचुएशन सिर्फ यहाँ क्लास में नहीं एग्जाम में भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कई बार हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा होता और सिर्फ दिमाग में गाने चल रहे होते हैं, है? होता है कितनी बार एग्जाम में बैठ करके गाने याद आ रहे होते हैं। अच्छा कौन कौन ऐसा है जिसके जो बैठ करके गाने सोच रहा होता है एग्जाम में, बताना जरा, हैंड रेस करना। देखो कितने सारे हैंड रेस होने शुरू हो जाएंगे, देखो जरा, है? सबको गाने याद आते हैं। हाँ वो अलग बात है, किसी को हैपनिंग डांस म्यूजिक याद आता है, किसी को सूदिंग म्यूजिक आता है, गाने सबको याद आते हैं। हाँ जर्नल एंट्री का रूल पूछोगे तो याद नहीं आएगा। नहीं ये पता है क्या होता है, ये हमारा साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट होता है कि जब हमारा माइंड फोकस नहीं होता उस समय माइंड डाइवर्ट हो रहा होता है ना, तो जितनी डिस्ट्रैक्टिंग वाली चीजें होंगी ना वो सारी नोटिस होंगी, वो सारी चीजें आपको आकर के हॉन्ट करेंगी। तो ये एक बहुत कॉमन नेचर है कि हम एग्जाम में बैठे, और ये देख लो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, सबके साथ होता है, सारे इतने सारे लोग हैंड रेस कर रहे थे। ठीक है, तो ये मत सोचा करो कि हाय यार मैं तो पागल हूँ, पता नहीं क्या गाने याद आ रहे हैं मुझे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ होता है, इट इज नॉर्मल। आप जब दिमाग फोकस नहीं होगा ना तो पता है क्या हो रहा होगा, जो वहां पानी लेके आ रहा है या पानी लेके जा रहा है आप उसको देख रहे होगे, बराबर अगर साइड में कोई खिड़की है, हाँ तो खिड़की के बाहर देख रहे होगे ये चिड़िया क्या कर रही है। आजकल तो चिड़िया भी नहीं है, तो नॉर्मली क्या होगा यही सारी चीजें चल रही होंगी, और फिर आप एकदम से भूल जाओगे कि मैं तो पेपर दे रही थी। होता है कि नहीं होता है ऐसे, बहुत बार ऐसा होता है। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी, कि जब आपका दिमाग एक तरफ फोकस नहीं होता या आप कहीं फंस जाते हो, आपको चीजें याद नहीं आ रही होती ना कि इसको कैसे करना है, तो आपका दिमाग भटक जाता है, फिर इधर उधर किसी ना किसी चीज में चला जाता है। अब नाउ दैट इज वेयर द इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स। अगर आप उस समय अपने आप को वापस फोकस कर लेते हो तब तो आप ओवरकम कर जाते हो इस चीज को। ये सबके साथ होता है, ये समझ लो, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा होता। आधे ज्यादा लोग तो ना एग्जाम हॉल के बाहर निकल के कहते हैं यार मेरा तो दिमाग ही नहीं लग रहा था। अरे किसी का नहीं लग रहा होता, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो, और हर किसी के साथ ऑलमोस्ट होता ही है कि बीच में एक टाइम आता है जब आपका फोकस हिल जाता है। सबके साथ, ऑलमोस्ट सबके साथ होता है कि आपका एक ना एक टाइम पे फोकस जरूर हिलता है। अब वहां इंपॉर्टेंट है कि आप वापस से अपने आप को रीगेन कर सको। अगर आप उस समय वापस फोकस नहीं बना पाओगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा और जो आते क्वेश्चन है वो भी खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉन्शियस रहोगे इस चीज को लेकर के, अरे याद आ गई सर की बात, सर ने बोला था कि ऐसा होगा, तो क्या करना है, इग्नोर करो जो चीजें दिमाग में आ रही है और वापस फोकस करने लग जाओ क्वेश्चन। अगर आप किसी क्वेश्चन की वजह से, आपको क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आ रहा था, उस वजह से आपका दिमाग भटका था, तो क्या करो, आप उस पॉइंट को छोड़ करके आगे बढ़ जाओ, उस पॉइंट को छोड़ करके आगे बढ़ जाओ। अगर कभी ऐसा होता है ना कि किसी पॉइंट पे अटक गए थे और उसकी वजह से ऐसा हो गया, तो फिर ज्यादा दिमाग मत लगाओ उसके ऊपर, फिलहाल छोड़ दो, उस पर जगह छोड़ दो, उसकी पॉइंट को छोड़ो और आगे बढ़ो। इस पॉइंट को मैं पता क्या बोलता हूँ, मूव ऑन। बहुत जरूरी है एग्जाम में मूव ऑन करना। और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो चैलेंज लेके बैठे थे, कैसे नहीं होगा ये क्वेश्चन, मैं तो सॉल्व करके दिखाऊंगा, ये मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, ये कैसे मैच नहीं होगी, मैं तो करके दिखाऊंगा। अरे भैया वहां पे कोई चैलेंज नहीं लेना है, ठीक है, वहां हमें फोकस रखना है, अपना एक ही ऑब्जेक्टिव है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना। एक क्वेश्चन के चैलेंज के चक्कर में बाकी सब क्वेश्चंस की बैंड नहीं बजानी, ठीक है ना। तो फोकस करो, आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि मैं फंस गया हूँ,
तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप उस समय मूव ऑन करो। और मैं एक बात और बता देता हूँ, जितने लोग ये करते हैं ना, आगे जाकर के 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही आपका आधा कुछ ना कुछ दिमाग चल रहा होता है बैकग्राउंड में, ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा होता है कि यार ये था क्या, गड़बड़ क्या हो रही है, पता नहीं कैसे बैकग्राउंड में चल रहा होता है। लेकिन 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही अपने आप ही अपनी गलती याद आ जाती है, अरे ये गड़बड़ कर रहा हूँ मैं उस क्वेश्चन में, इसीलिए मैच नहीं हो रहा। बहुत बार ऐसा हो, ठीक है। तो इसीलिए उस समय अगर कभी अटक जाओ तो मूव ऑन, ठीक है। हाँ चलो वापस आते हैं, हम भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बताने के लिए, क्योंकि एग्जाम में इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ईशा, वापस आते हैं उस पॉइंट पे। दूसरा तरीका क्या था, पहला तरीका तो वो हो गया, दूसरा तरीका था जर्नल एंट्री सोचने का। मैंने क्या बोला, जर्नल एंट्री भी अगर कंफ्यूज हो गए तो बेसिक्स पे जाओ। बेसिक्स क्या थे, पहले देखो दो अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहे हैं, आपने वो तो आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद तुक्का मार दिया, ये हुआ कि नहीं हुआ। अरे अगला बेसिक स्टेप लगाओ ना यार, दो अकाउंट से पता चल गया, कैश इन हैंड और दूसरा कौन था, मैंने क्या बोला, प्रथम। हाँ अब कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट के लिए चेक करो, नेचर क्या है इनका, ठीक है। तो कैश इन हैंड एसेट है, प्रथम आपका एक एसेट था जो कम हो रहा है, जिससे पैसे आने थे वो एसेट था जो कम हो रहा है। तो एक एसेट बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, कैश इन हैंड एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होता है, और दूसरा एसेट जो कम हो रहा है वो क्रेडिट होता है। समझ आ रही है बात। तो कभी भी फंस जाते हो तो वापस इसी तरह से बेसिक, बिल्कुल बेसिक से शुरू करो, ठीक है। चलो तो इसका मतलब बेटा पहले ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या होना चाहिए, पहले एंट्री बता दो, जर्नल एंट्री सबके लिए क्या एंट्री होनी चाहिए बेटा अगर जर्नल एंट्री करते तो। ईशा, Check in hand account debit to Pratham. हाँ अब इसमें Bank कहीं account debit to रुको रुको रुको, पहली पहली एंट्री की बात करें तो मैं पहले ये दोनों हटा रहा हूँ बेटा, ये गड़बड़ हो गया। अब पहली एंट्री में कहीं भी बैंक नहीं है, क्या एंट्री है, चेक इन हैंड टू प्रथम, कहीं बैंक है ही नहीं भाई, तो फिर मेरा कैश बुक में आ क्यों सकता है, आ ही नहीं सकता। और हमने डिस्कस किया और कहीं नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा फिर, ये जर्नल प्रॉपर में, तो मैं ये एंट्री लिखूंगा जर्नल प्रॉपर। तो 2 तारीख की जो एंट्री है, जब मुझे चेक मिला मैंने जमा नहीं किया, वो यहाँ आएगा, क्या आएगा, चेक इन हैंड डेबिट टू प्रथम, ठीक है। कितने पैसे का था भाई, 20,000 का। गाइस सबको ये पहला पॉइंट समझ आया, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, स्लो चलेंगे। हाँ जी, पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको कि एंट्री क्यों आई यहाँ पे और ये वाली क्यों आई, वेरी गुड, सबने हैंड रेस कर दिया, बहुत बढ़िया। सेकंड पे, अब इसके बाद जब आपने चेक जमा कराया तो पहले मुझे जर्नल एंट्री बता दो, ताकि सारे बच्चे जो लोग जर्नल एंट्री के पॉइंट से नहीं सोच पा रहे हैं वो सोच पाए। क्या होती बेटा जर्नल एंट्री, अगर हम जर्नल एंट्री करते तो, bank account debit to check in hand. वेरी गुड। तो यानी ये इसमें बैंक इन्वॉल्व हो गया, तो यानी ये कहाँ जाना चाहिए बेटा, कैश बुक में जाना चाहिए, ये तो क्लियर है, समझ आया, हाँ ठीक है। तो ये वाली एंट्री हमारी कैश बुक में आएगी, और आपने एंट्री बोली बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, तो अगर मैं पोस्ट करता है इसको तो कैसे लिखता, टू चेक इन हैंड, यही होता। ये एंट्री कब आती है, 3 तारीख को, और यहाँ पे क्या आ जाता, बैंक में 20,000 रुपये। और अगर इसको दूसरे तरीके से करते हैं, ये तो अभी हमने सोच के करा के जर्नल एंट्री सोच लेते हैं, अगर दूसरे तरीके से करते हैं तो इस ट्रांजेक्शन में सोचो फिर से कि कैश या बैंक पे इफेक्ट आया, बिल्कुल आया। अब चेक जमा हो गया बैंक में तो बैंक बढ़ेगा, बढ़ेगा तो किधर आएगा, डेबिट साइड पे। अब किस वजह से बढ़ा, अब ये नहीं बोलेंगे कि प्रथम की वजह से बढ़ा, अब तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास जो चेक हाथ में था वो जमा कराया, इसलिए यहाँ क्या आएगा, टू चेक इन है, ना कि टू प्रथम। ये बात ध्यान रखना बेटा। अब यहाँ 99% बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, पहले तो वो एंट्रियां गड़बड़ कर देते हैं, जैसे अभी आपने करी थी ईशा के, पहली एंट्री भी आपने कैश बुक में कर दी, दूसरी भी कर दी, या पहली कर दी और दूसरी नहीं करी, तो गड़बड़ हो गई ना ऑब्वियसली। पहली एंट्री तो कहाँ जानी थी, जनरल प्रॉपर, दूसरी एंट्री आपकी जाएगी कैश बुक में। अच्छा दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे, जब दूसरी एंट्री करते हैं तो चेक इन हैंड की जगह क्या लिख देते हैं, प्रथम। आई बात समझ में, क्लियर हुआ सबको। गाइस प्लीज मुझे बताओ पहले यहाँ तक सबको क्लियर है, यानी किसी को अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ। तो चेक इन हैंड में खास करके मैं इसलिए अलग से करा रहा हूँ कि ये गड़बड़ होती है, ठीक है। हाँ वेरी गुड बेटा, सबको क्लियर हो गया। चलो अब अगले इसी में आगे एक और स्टेप लेके चलते हैं। अब मान लेते हैं ये जो चेक था, एक बार ईशा दोबारा से ज्वाइन कर रही है, एक सेकंड रुकते हैं जरा, ईशा को ज्वाइन करने देते हैं, फिर ईशा से पूछेंगे। और जिसको आंसर आता है ईशा के अलावा वो हैंड रेस करना बेटा, क्या होना चाहिए। ईशा बेटा अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। हाँ जी, तो ईशा पहला वाला समझ में आ गया, ये दोनों चीजें समझ आ गई, दो ट्रांजेक्शन, 2 तारीख को चेक आया और हमने 3 को जमा कराया, ये दोनों क्लियर है ईशा। ये अच्छा अब Yes, 5 तारीख को, अब हुआ क्या, चेक का प्रोसेस होता है ना, मैंने आपको पूरा समझाया था कि चेक हम अपने बैंक में जमा कराएंगे, फिर हमारा बैंकर दूसरे बैंकर को जिसका चेक था जिस बैंक का, उसको इंटीमेशन देगा कि देखो तुम्हारे बैंक से प्रथम के नाम का एक चेक आया हुआ है, तो ये चेक हम आपको दे देते हैं और हमें ये पैसे ट्रांसफर कर दो।
फिर वो उस बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं जो आपका बैंक है, एंड फिर आपके अकाउंट में इफेक्टिवली पैसे आ जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है, ऐसे बताया था मैंने, है ना। अब हुआ क्या, जैसे ही आपने अपने बैंक में पैसे जमा, आई मीन चेक जमा कराया, आपके बैंकर ने ये चेक आगे दूसरे बैंकर को भेजा, उसने कहा नहीं जी ये तो सिग्नेचर ही मैच नहीं हो रहा, प्रथम ने हमारे पास जो सिग्नेचर कर रखे हैं वो तो अलग है और यहाँ जो कर रखे हैं वो तो अलग है। तो फिर क्या होगा बेटा इस ऐसे केस में? चेक डिसऑनर हो जाएगा। चेक डिसऑनर हो जाएगा, और आम भाषा में हम उसको क्या कहते हैं, चेक बाउंस हो गया। जो आम भाषा में हम लेमन लैंग्वेज में यूज करते हैं, क्या कहते हैं, चेक बाउंस हो गया, यानी चेक डिसऑनर हो गया। यानी कि जो आपने सोचा था आपका बैंक बढ़ जाएगा, आप तो बढ़ेंगे। अब क्या होगा, चेक डिसऑनर होगा तो क्या करेंगे बेटा, सोच के बताओ, बाकी लोग भी सोचो। चेक डिसऑनर होगा तो हम क्या करेंगे, कहाँ पे आना चाहिए, बताओ ईशा। प्रथम को कम करेंगे। हाँ तो कहाँ, पहले तो ये बताओ मुझे कहाँ आना चाहिए बेटा, इसकी एंट्री कौन सी बुक में आएगी, क्योंकि अब हम सब्सिडरी बुक कर रहे हैं तो सबसे पहले सवाल तो बुक का ही उठेगा बेटा। सर आएगी कैश बुक में। कैश बुक में आएगी, तो कैश बुक में कहाँ और हाँ। अब किस साइड में आएगी और किस नाम से आएगी ये भी बताओ। क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में आएगी, किस नाम से आएगी बेटा, बाय प्रथम। बाय प्रथम। ओके मैं लिख देता हूँ। मैंने 5 तारीख को अज्यूम किया है कि 5 तारीख को ये डिसऑनर हो गया, तो बाय प्रथम कौन से कॉलम में बेटा, बैंक। बैंक वाले में। हाँ जी, कितने लोग सहमत हैं ईशा से? जो लोग सहमत हैं वो थम्स अप करें, और जो लोग सहमत नहीं हैं, जो कहते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए कुछ और होना चाहिए, तो वो हैंड रेस करें। सबको आंसर कर रहा है बेटा, जो लोग एग्री करते हैं कि हाँ यही होना चाहिए बाय प्रथम कैश बुक में, तो थम्स अप करें, और जो लोग कहते हैं नहीं ये नहीं होना चाहिए कुछ और होना चाहिए, तो हैंड रेस करें। आई कैन सी ओनली वन हैंड रेस्ड। स्निग्धा, हाँ बताओ बेटा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बेटा? सर हम हमारे बैंक में पैसे तो जमा ही नहीं हुए, हाँ तो तो आपके फिर हिसाब हम से क्या करें, हम कोई कैश बुक में क्या तो आप कह रहे हो कि हमें तो एंट्री करनी ही नहीं चाहिए, है ना। जर्नल प्रॉपर में आना अच्छा चाहिए। जनरल प्रॉपर में आना चाहिए, क्या लिखो ये बता चल। प्रथम टू चेक इन हैंड। प्रथम टू चेक इन हैंड। चलो अब जरा वापस से बेसिक पे चलते हैं। देखो भाई, सबसे पहले एंट्री आपने क्या करी थी बेटा 2 तारीख को, जरा मुझे बताओ। ये तो हमने करी रखी है तो वैसे तो मुझे लिखनी नहीं चाहिए, फिर भी लिख लेता हूँ। चेक इन हैंड टू प्रथम, प्रथम, हाँ। यही करी थी बेटा, ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है। और सेकेंड एंट्री क्या करी, अगर जनरल एंट्री कर रहे होते तो बताओ मेरे को क्या कर रहे होते बेटा। जब पैसे डेबिट हो जाते, जब हमने चेक जमा किया 3 तारीख को, तो क्या एंट्री करी होती है आपने, बैंक अकाउंट टू चेक इन हैंड। बैंक अकाउंट टू चेक इन हैंड, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों एंट्रीज का नेट इफेक्ट क्या हुआ, अगर इन दोनों का नेट इफेक्ट देखो बेटा, तो देखो चेक इन हैंड कट गया, बचा क्या, बैंक टू प्रथम। यानी इफेक्टिवली आपने ये इफेक्ट दे रखा है। अब ध्यान से देखो, बैंक तो आपने बढ़ा रखा है, जबकि बैंक बढ़ा है क्या, आप तो ऑलरेडी जिस समय आपने चेक जमा किया उसी समय बढ़ा चुके हो बैंक। तो आपको करेक्ट करना पड़ेगा ना इसको, कि भैया हम तो बैंक बढ़ा चुके हैं, जबकि ये तो डिसऑनर हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, बैंक को रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये नेट इफेक्ट आया था इसका रिवर्सल हो जाएगा। हम कहेंगे हमें प्रथम से और पैसे वापस से मिलेंगे, और जो हमने बैंक बढ़ा दिया उसे कम कर देंगे। समझ आ रही है बात? यस यस गलती समझ आई स्निग्धा? यस सर। क्लियर? सब लोग ध्यान से देखो Yes, बेटा, sir. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना है, लॉजिकली समझना है, रटना नहीं है बेटा, ठीक है। तो आप पहले 2 एंट्री कर चुके थे, चेक इन हैंड टू प्रथम और बैंक टू चेक इन हैंड, इनका नेट इफेक्ट हमने क्या दिया, एक तरह से बैंक टू प्रथम। जब ये डिसऑनर हो जाएगा चेक, तो हमें ये नेट इफेक्ट ही तो रिवर्स करना है, ठीक है। तो नेट इफेक्ट रिवर्स होगा तो प्रथम टू बैंक हो जाएगा। अब क्योंकि इसमें बैंक इन्वॉल्व है, अब बैंक इन्वॉल्व कैसे है भाई, हम पहले ऑलरेडी बैंक को बढ़ा चुके हैं, हम बैंक को कम कर रहे हैं, ठीक है, बैंक इस तरह से इन्वॉल्व है। क्लियर? तो जब बैंक को कम करेंगे तो इसका मतलब ये कहाँ आ जाएगा, पेमेंट साइड पे आएगा बाय प्रथम के नाम से। क्लियर? अब कई बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, बच्चे इस एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। वो कहते हैं सर जब हमने बैंक में जमा कराया तो बैंक टू चेक इन एंड हुआ, अब हम क्या कर देंगे, चेक इन एंड टू बैंक। आ रही है बात समझ में? क्या कहते हैं, अब हम क्या कर देंगे, चेक इन एंड टू बैंक। नहीं भैया गलत हो जाएगा, आप एक ट्रांजेक्शन थोड़ी ना कर रहे हो, सो आप एक एंट्री थोड़ी ना कर रहे हो, 2 एंट्रीज कर रहे हो ना यार। पहले चेक इन एंड टू प्रथम, फिर बैंक टू चेक इन एंड, इनका नेट इफेक्ट जो है उसको रिवर्स करना पड़ेगा।
अगर आप चेक इन इनटू बैंक कर दोगे, आप तो क्या कह रहे हो, अरे मेरे पास चेक वापस आ गया है और मेरे बैंक कम हो गया लेकिन चेक वापस, चेक तो है ही नहीं किसी काम का, आपको तो प्रथम से पैसे लेने हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो जब डिसऑनर होगा तो ये वाली एंट्री रिवर्स नहीं होगी बैंक टू चेक इन हैंड, जो नेट इफेक्ट है वो रिवर्स होगा। समझ आ रहा है सबको? मेरे को एक बार प्लीज थम्स अप करके बताओ अगर ये पॉइंट क्लियर है। तो ये चीज मैंने आपको जर्नल के टाइम पे भी समझाई थी कि जब आप डिसऑनर होता है तो नेट इफेक्ट रिवर्स होता है। तो सेम चीज यहाँ भी ध्यान रखना बेटा कि यहाँ भी जब आप करोगे तो नेट इफेक्ट को रिवर्स करोगे, यानी कि जब आप यहाँ लिखोगे तो बाय प्रथम आएगा, ठीक है, ना कि बाय चेक इन हैंड। ये ध्यान रखो, यहाँ पे बाय प्रथम आएगा ना कि बाय चेक इन हैंड। ये बच्चे गलती करते हैं, क्यों गलती करते हैं? क्योंकि यहाँ टू चेक इन हैंड लिख करके बैठे हैं। अब ये तो याद आ जाता है कि अगर डिसऑनर करना है तो अपोजिट साइड में एंट्री होगी, ये तो याद हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे रट जाएगा कि जब आप डिसऑनर करोगे तो अपोजिट साइड पे एंट्री होगी। लेकिन अब बाय चेक इन हैंड के नाम से नहीं, बाय पार्टी के नाम से होगी। डिसऑनर में याद रखना हमेशा पार्टी का नाम आएगा। क्लियर हो गया? चाहे आइदर ऑफ द केस हो, चाहे हमारा चेक इन हैंड अकाउंट खुला हो या नहीं खुला हो, अगर डायरेक्ट एंट्री होती है जिस दिन चेक मिला उसी दिन जमा कर दिया होता तो यहाँ पे टू चेक इन हैंड की जगह टू प्रथम आ रहा होता, और फिर जब बाद में डिसऑनर होता तो बाय प्रथम आता। ठीक है, क्लियर? इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि टू साइड में आपने चेक इन हैंड लिखा है या टू प्रथम लिखा है, एट द एंड ऑफ द डे जब भी डिसऑनर होगा तो बाय पार्टी का नाम ही आएगा, यानी बाय प्रथम ही आएगा, बाय चेक इन हैंड नहीं आ सकता। समझ आई बात? मैं बहुत धीरे धीरे करके आराम से ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें गलतियां होती हैं। क्लियर? तो इसको याद रखेंगे बेटा। चले आगे, इसकी फोटो खींच लो बेटा एक बार, मैं इसको भी थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, या उसको बाद में ले लेंगे, आप पहले इतने की फोटो खींच लो। ठीक है, दिस इज विद रिगार्ड्स टू चेक इन हैंड एंड डिसऑनर। गाइस एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। हाँ, देखो आज तुम लोगों से कौन मिलने आया है? हेलो, सामने देखो, हेलो बोलो, हेलो। नहीं देख रहा वो, उसको नीचे टैबलेट से प्यार हो रहा है, टैबलेट को देखना है उसको। हेलो कर दो, हेलो, हाय कर दो, हाय हाय। चलो जाओ, अब हमें पढ़ाना है, जाओ, बाय बाय। अब आवाज आई? हाँ हाँ जी, सॉरी गाइस। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? मैं आपको क्या बता रहा था यार? हाँ, तो मैं आपको चेक इन हैंड का बता रहा था। तो दो कॉन्सेप्ट हमने अभी यहाँ पे किए बेटा, चेक इन हैंड एज वेल एज डिसऑनर। इसकी फोटो खींच लो गाइस, और इसके बाद फिर मैं लेके चलता हूँ आपको यहाँ पे, इसकी फोटो भी खींच लो ताकि आपको रिकॉल रहेगा कि हमने ये एंट्रीज कैसे करी। ठीक है, चले आगे। ओके, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं गाइस, प्लीज अपना अपना कैमरास ऑन करो। हाँ जी, एक और कॉन्सेप्ट होता है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट बताया मैंने कभी पास्ट में क्या होता है? चेक एंडोर्स कर दिया, नहीं बताया? किसी को पता है? कोई गेस करना चाहेगा एंडोर्समेंट क्या होता है? एनीवन हु वांट्स टू गेस? हाँ स्निग्धा, क्या होता है बेटा, बताओ। सर जैसे मेरे को किसी से बिल रिसीव बिल रिसीवेबल होना था, हाँ, तो मैंने उस और मेरे को किसी अपना अपना एक बिल पेबल भी ओके, सो देना लेट्स था, नॉट, तो मैं आपको बताता हूँ, लेट्स नॉट इन्वॉल्व बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल एज ऑफ नाउ। ये जो मैं एंडोर्समेंट वाला कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में ही होगा, ये चेक में भी हो सकता है। ठीक है, तो चेक के केस में कैसे होगा पहले उस पर रखते, नहीं तो फिर अननेसेसरी कंफ्यूजन बढ़ेगी, है ना? तो एंडोर्समेंट का मतलब समझना है हमें तुम्हें। तो आइडिया, एंडोर्समेंट चेक में कैसे होगा? मतलब किसी से चेक मिला और हमें किसी को पे करना था, तो वो हमें चेक उसके नाम पे लगा दी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही किया। जरा देखते हैं, वापस से आते हैं जरा। हाँ जी, ईशा, सिचुएशन फिर से। ईशा कहाँ चली जाती है तू? सर हाँ जी, बार बार को है बेटा, कुछ नहीं, बता बता, क्या क्या कह रही थी, बता बता। कुछ नहीं सर, कॉल आ रहा है। अच्छा, कॉल आ रहा था, अच्छा सुनो। हाँ ईशा, तो ध्यान से सुनना बेटा। पहली सिचुएशन या पहली ट्रांजेक्शन वही है, हमें प्रथम से 20,000 रुपए का चेक मिला।
तो ऐसे केस में कहाँ आएगा वो? सेकेंड हैंड वाले यानी कि जनरल प्रॉपर में। जनरल हाँ, प्रॉपर में आ जाएगा 2420। तो हमें 2 तारीख को मिला तो हमने ये एंट्री करी बेटा, चेक इन N2 प्रथम। यहाँ तक क्लियर हो गया? 20,000 रुपए से हमने ये एंट्री कर दी। हमारे इस समय चेक Yes. कहाँ है? इस समय चेक कहाँ है? हमारे हाथ में। हैंड में। अब हुआ क्या, इतने में तनीषा आ गई। हम सोच रहे थे इस चेक को जमा कराते हैं, और तनीषा कहती है अरे आपने मेरे भी तो पैसे देने थे। मैंने कहा, अच्छा कितने देने थे ये बता। तो तनीषा कहती है 20,000 रुपये। हमने कहा यार ये 20,000 रुपये जमा कराएंगे और तनीषा को एक नया चेक देंगे, उसकी जगह हम क्या करते हैं, हम उसी चेक के पीछे, ध्यान से सुनना एंडोर्समेंट कैसे होती है, उसी चेक के पीछे लिख देंगे पे टू तनीषा और खुद साइन कर देंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? क्लियर? पे टू तनीषा और खुद साइन कर देंगे, यानी कि हमने एक तरह से उसको किसके फेवर में कर दिया? तनीषा की। क्लियर हो गया? इस तरीके से एंडोर्समेंट प्रैक्टिकली बहुत कम होता है। प्रैक्टिकली मैंने आज तक नहीं देखा है कि इस तरह से चेक्स में एंडोर्स करना, पर होता है, पर प्रैक्टिकली मैंने नहीं देखा। थियोरेटिकली होता है, चेक्स भी एंडोर्स होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज तो होते ही होते हैं, चेक्स भी होते हैं। ठीक है? मेरे ख्याल से लोगों को पता भी नहीं होता कैसे करते हैं, तो इसी वजह से प्रैक्टिकली कभी हमने ये होते हुए नहीं देखा। बियर चेक तो देखे हैं कि जो ब्लैंक चेक दे देते हैं या बियर लिख देते हैं, सेल्फ लिख देते हैं, उस तरह की चीजें तो बहुत देखी है, लेकिन इस तरह से एंडोर्समेंट मैंने भी नहीं देखा कभी आज तक कि किसी ने चेक दिया हो और आप किसी और को आगे दे, लेकिन होता है थ्योरेटिकली, इट इज देयर। तो यानी ऐसे में क्या हुआ, जैसे ही तनीषा आई मैंने चेक के पीछे लिख दिया पे टू तनीषा, साइन कर दिया और तनीषा को दे दिया। अब बताओ इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट होगा, ये कहाँ पे आएगा? जनरल प्रॉपर। क्या एंट्री होगी बेटा? तनीषा टू सेकेंड हैंड। वेरी गुड, अब पता चल रहा है ना, दिमाग चल रहा है। क्या होगा? तनीषा टू चेक इन हैंड। भाई जो चेक इन हैंड यहाँ पे था मेरे पास से जा रहा है, तो मेरा एसेट कम हो रहा है, तो एसेट कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, और तनीषा जिसको पैसे देने थे, क्रेडिटर था, वो भी कम हो रहा है तो वो भी डेबिट हो जाएगी। तो यानी एंट्री हो जाएगी तनीषा टू चेक इन हैंड। अगेन ध्यान से देखो कि यहाँ पे कहीं पे भी कोई कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ये क्या करा मैंने? एंडोर्स्ड। ठीक है, तो मैंने चेक आगे एंडोर्स कर दिया, तो एंट्री हो गई। क्लियर हो गया? ध्यान से समझो यहाँ तक। यहाँ तक किसी को डाउट? चलो आगे। अच्छा अब सोचो चेक बाउंस हो गया। अब हुआ क्या, तनीषा ने ये चेक डाला, बाउंस हो गया, तो अब आप क्या करोगे? दिमाग लगाओ, मजेदार ट्रांजेक्शन है। वैसे ये जर्नल में भी आनी चाहिए थी, मैंने कराई नहीं थी जर्नल में क्या? जर्नल के टाइम पे भी करनी चाहिए थी, नेक्स्ट टाइम इंक्लूड करेंगे इसको भी। प्रथम टू तनीषा। अरे क्या बात है, प्रथम टू तनीषा। मान लेते हैं 4 तारीख को हमें पता चला कि भाई ये बाउंस हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, हम कहेंगे अरे हमें जो प्रथम से पैसे आने थे वो तो वापस आने हैं। तनीषा हमसे पैसे मांगेगी, हम प्रथम से मांगेंगे, तो क्या होगा, हम प्रथम को वापस डेटर को री इंस्टेट कर देंगे, प्रथम टू तनीषा। अगर आप ध्यान से देखो इस पूरी ट्रांजेक्शन में कहीं बैंक हमारा इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, क्योंकि कभी भी चेक बैंक में गया ही नहीं। तो ना जब बैंक में गया ही नहीं तो ना कोई बैंक में आने की एंट्री हुई, और ना इसी वजह से जब आप डिसऑनर करोगे तो ना डिसऑनर की एंट्री होगी। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज फॉर डिसऑनर। तो ये सारी एंट्रीज कहाँ आ रही है? जनरल प्रॉपर में, क्योंकि कहाँ पे तो कैश और बैंक कुछ भी इन्वॉल्व हुआ ही नहीं। क्लियर? बेटा यस। इसकी फोटो खींच लो प्लीज। चले आगे। ओके, इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं, उसमें क्या होगा। मान लेते हैं मुझे प्रथम से पैसे आने थे, ठीक है। अब पहले तो ये होता था कि प्रथम चेक काट के देगा, उस चेक को मैं अपने अकाउंट में जमा कराऊंगा। हाँ, अब आजकल की डेट पे तो सीबीएस है, सीबीएस समझते हो? सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन, ये शॉर्ट फॉर्म है सीबीएस और कुछ नहीं है। यानी कि आज की डेट पे तो आप जरूरी नहीं है कि आपको अपनी ही ब्रांच में वो चेक जमा कराना है, आप किसी भी ब्रांच में वो चेक जमा करा सकते हो। सपोज मेरा कोटक में अकाउंट है, अशोक विहार ब्रांच में, तो यहाँ मुझे अशोक विहार में जमा कराने की जरूरत नहीं है, मैं पीतमपुरा, शालीमार बाग, रोहिणी, कहीं भी किसी भी कोटक की ब्रांच में जाकर के वो चेक जमा करा सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आज की डेट पे तो ऐसा है। तो अब होगा क्या, मान लो प्रथम ने मुझे पैसे देने थे, प्रथम रहता है दूर, मैं रहता हूँ दूर,
तो मैं प्रथम से क्या कहूँगा, भाई या तो तू एक काम कर, इलेक्ट्रॉनिकली मेरे को ऑनलाइन जमा कर दे पैसे, या फिर अगर तेरे को चेक से ही करने हैं तो फिर चेक तू वहीं जमा कर दे सीधा सीधा। मैं तेरे को अकाउंट की डिटेल दे देता हूँ अपनी, क्या अकाउंट नंबर है क्या है सब कुछ, तो वहाँ पे सीधा सीधा अपने आप ही जमा कर दे भैया, मैं तेरे से कहाँ लेने आऊँगा। समझ में आई मेरी बात? तो प्रथम ने डायरेक्टली जमा कर दिया हमारे बैंक में। तो ही कैन डू इट इन 2-3 वेज। वो अपने पास जो कैश था वो भी जमा कर सकता है, उसके पास जो चेक था वो जमा कर सकता है, वो ऑनलाइन भी जमा कर सकता है। पॉइंट इज प्रथम ने डायरेक्टली पैसे हमारे बैंक में जमा कर दिए। तो अब मुझे बताओ कि इसकी क्या एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रथम। वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रथम। इसमें कहीं भी कैश वैश कुछ इन्वॉल्व नहीं होगा, हमारा कैश थोड़ी ना जा रहा है, प्रथम अपना कैश जमा कर रहा है तो अपना करे, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारे लिए तो क्या है, हमारा बैंक बढ़ रहा है और प्रथम की जो एसेट था वो कम हो रहा है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो सर, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार लिख देता है ऐसे कंफ्यूज करने के लिए कि प्रथम डिपॉजिटेड कैश इनटू आवर बैंक अकाउंट। तो बच्चे क्या करते थे, बैंक टू कैश। अरे हमारा कैश थोड़ी ना जा रहा है, प्रथम का जा रहा है। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो जो डेटर है प्रथम वो कम हो गया और कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा बैंक अकाउंट बढ़ गया। अब वो चाहे कैश जमा कराए, चाहे चेक जमा कराए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकल आए, हमारे लिए तो सेम ही एंट्री होने वाली है। अब ऑब्वियसली एंट्री क्या थी, बैंक टू प्रथम, बैंक बढ़ रहा है तो कहाँ आ जाएगा बेटा ये ट्रांजेक्शन, ये आपका डेबिट साइड में डेबिट साइड पे टू आ जाएगा, प्रथम। बाय आएगा बेटा। डेबिट में क्यों आएगा, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, ओहो कोई सॉरी सॉरी, आप सही बोल रहे हो, मैं गलत लिख रहा हूँ, ओहो। हाँ कोई डेबिट साइड बात में नहीं। आएगा